धुआंधार प्रचार में जुटे पीएम मोदी उत्तराखंड में ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में की जनसभा। कहा, भाजपा की मजबूत सरकार ने 10 सालों में तेजी से किए विकास के काम। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला और खजुराहो में की चुनावी रैली। मऊगंज में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजस्थान के अनूपगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की जनसभा। नागपुर में मायावती की चुनावी रैली। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसा। जीएल पब्लिक स्कूल की बस पलटी, 5 बच्चों की मौत। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया शोक। बीआरएस नेता के कविता की बढ़ी मुश्किलें। सीबीआई ने अब किया गिरफ्तार। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है के कविता। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से किया था उन्हें गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार बर्खास्त। 2007 में सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में दर्ज हुई थी एफआईआर। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया की करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश बरकरार। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को बताया सही। अमन और चैन की दुआओं के साथ देश भर में मनाई जा रही है ईद। ईदगाहों में अदा की गई विशेष नमाज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने। दोनों टीमों की नजर प्रतियोगिता में दूसरी जीत दर्ज करने पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले हम बात करेंगे 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के करौली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4 जून को क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने घोटालों को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने पानी में भी घोटाला किया है। कांग्रेस ने पानी में पैसा कमाने का पाप किया, बीजेपी ने उसे सेवा, जिम्मेदारी और जवाबदेही का काम मान करके पूरा किया। आने वाले समय में राजस्थान के घर घर पानी पहुंचेगा, ये मोदी की गारंटी है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, इसलिए विपक्षी दलों का गुस्सा उन पर 7वें आसमान पर है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए
मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मांडला में एक जनसभा की। गृहमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 2 खेमे लगे हुए हैं, एक पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की टीम का और दूसरा कांग्रेस की टीम का। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है और दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग हैं। मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद है अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया और दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाले घमंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने आज राजस्थान के अनूपगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कानून की कमियां गिनाते हुए इसका विरोध किया। गुरुवार को ईद की नमाज के बाद कोलकाता के रेड रोड पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दोहराया कि सीएए 2019 राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को राज्य स्वीकार नहीं करेगा। মাছের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যাট আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। ফাইট আমাদের সাথে বিজেপির। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেবো, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে। একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। कांग्रेस नेता और आईटी सेल के सदस्य रोहन गुप्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इससे उन्हें दुख पहुंचा है। देश में, भारत देश में विचारधारा के 2 मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो। ये हर भारतीय के दिल में है। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं। आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। और वहीं प्रशासनिक सेवा की पूर्व अधिकारी परमपाल कौर बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भारत में डिजिटलाइजेशन, महिलाओं और देश के हित में जो सराहनीय काम किया है, उसे देखते हुए मैं भाजपा में शामिल हुई हूं। पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का अगले सालों में, अगले 2047 तक जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का,
उन सब से प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। और रोहन गुप्ता की बात की जाए तो भाजपा में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रवाद और सनातन की बात को लेकर कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया था, दोहरा रुख था। रोहन गुप्ता से हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। एक के बाद एक कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा पर या फिर तमाम मुद्दों पर कांग्रेस की जो चुप्पी है उस पर। रोहन गुप्ता जो आईटी सेल के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। जिस प्रकार से 15 साल से पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी दी गई उसका हमने वहन किया और आज आहत होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो हमको एक विजन दिखा रहा है 2047, उस विजन के तहत आज मैं जुड़ा हूं। पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतना बड़ा इतिहास है, उसकी अगर हर बात में विरोधाभास आएगा तो मुझे लगता है कि जनता में उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। और विश्वसनीयता जो दो मुद्दे उन्होंने बात की, राष्ट्रवाद की बात करें, सनातन की बात करें, हर मुद्दे पे दोहरा जो रुख था उसके कारण मैं आहत था और आज ये निर्णय लिया है आने वाले दिनों में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी भारत निर्माण के काम में आगे बढ़े। सनातन के बारे में बोलने पे क्या इशारा? जयराम रमेश को सब जानते हैं, गौरव वल्लभ ने भी ये इशारा किया था। बड़े नेताओं के अहंकार ने पार्टी को खत्म कर दिया। जो जमीनी मुद्दे हैं उसको बुरी तरह से हम लोग हट गए, कटाव हो गया हमारा। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय होने के नाते मेरा नैतिक कोई अधिकार था कि वहां पे मैं चालू रहूं। और इसीलिए जहां विजन है, जहां पे भविष्य दिख रहा है, कोई लालच नहीं है, काम करने के लिए आया हूं, बिल्कुल कोई लालच के बिना, सिर्फ काम करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जुड़ा हूं और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं पूरा। केजरीवाल के साथ जाने पर भी सवाल उठाया है, लेफ्टिस्ट विचारधारा की बात की है। बिल्कुल, ये वही केजरीवाल है जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये वही केजरीवाल है कि जिनके ऊपर राहुल जी ने कहा कि खालिस्तान के जो आतंकवादी उनके साथ मिले हुए, फंडिंग की बात की पंजाब में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी हो सकती है कि जिनके खिलाफ आपने देश विरोधी के आरोप किए हो उनको बचाने के लिए आपको रैली करनी पड़े। जनता ये मुद्दे को कभी स्वीकार नहीं। कांग्रेस के आईटी सेल से जुड़े रहे हैं, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि विरोधाभासी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, जो सनातन पर बोलने से रोकती है, सनातन के अपमान पर बोलने से रोकती है। तो कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठाते हुए आज रोहन गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैमरामैन नवीन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठ के सहारे काम करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र के लिए भाजपा से बुरा विकल्प और कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के काम कर रही है। इनकी हर बात झूठी है, झूठे वादे जनता से किए हैं। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरजेडी नेताओं में जुबानी जंग जारी है। राजद कैंडिडेट मीसा भारती ने कहा था कि अगर चुनाव के बाद इंडी ब्लॉक को जनता ने मौका दे दिया तो पीएम जेल के अंदर होंगे। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचारी जेल में जाएं, ना कि मोदी। मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है, तो 24 की चुनौती में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है।
हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। के कविता की बात की जाए तो के कविता को CBI ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार और रिश्वत मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को CBI ने अब गिरफ्तार कर लिया है। के कविता को ED ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे तिहाड़ जेल में बंद हैं और न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि CBI को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 अप्रैल को तिहाड़ में ही पूछताछ करने की इजाजत दी थी। एक दर्दनाक हादसा हरियाणा में आया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसे में स्कूल बस के पलटने से 5 बच्चों की मौत हो गई है और 15 बच्चे घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ। हादसे का शिकार हुई बस GL पब्लिक स्कूल की थी। हादसे में करीब 15 बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक रेफर किया गया है। और हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने X पर लिखा है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी शोक संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने बच्चों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिजनों की हर संभव सहायता में जुटा हुआ है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल जगत के लोगों से खिलाड़ियों के कोच से बातचीत की है, जिसमें शीर्ष भारतीय गेमर्स ने पीएम के साथ युवाओं की आकांक्षाओं के बारे में चर्चा की है। इसी के साथ पीएम ने युवाओं का हौसला बढ़ाया है और कुछ खेलों में अपना हाथ भी आजमाया है। इस वीडियो को जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें 13 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे को रिलीज इस वीडियो को किया जाएगा। We are here for a big moment. But that moment जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा होने दीजिए। 1-on-1 जब हम उनसे साथ में मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि बिना लोगों के लगे कि मैच्योर हूँ। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद क्या आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर RMG और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं।
ये आप पहन लीजिए। पहले तो सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते। पीएम के साथ गेम खेलना आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। को कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे। I think Indian gaming peaked. मम्मी पापा तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ खेल के आया है। इंतजार रहेगा 13 अप्रैल का। बढ़ेंगे आगे। देश भर में उत्साह के साथ आज ईद मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग अलग अलग जगहों पर ईद का नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। यूपी के अयोध्या और अलीगढ़ में लोगों ने नमाज अदा किया और सूरत में सुबह से ही लोग ईद की नमाज अदा करने मस्जिद पहुंच रहे हैं, रिश्तेदारों को मुबारकबाद दे रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के मदुरै में ईद की नमाज के बाद सारे गिले शिकवे भुलाकर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। और आप सभी दर्शकों को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।